नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज हिंदी की हमारी क्लास रहने वाली है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत 3 से 4 वीडियोस आएंगी। 3 से 4 वीडियो में पहले वीडियो में स्वर, दूसरे में व्यंजन, तीसरी वीडियोज़ में मैं इनके जो हैं क्वेश्चन आंसर जो हैं MCQs लेके आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे, जो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सिलेबस के आधार पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हिंदी वर्णमाला से 4 से 5 क्वेश्चन वर्णमाला से ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर वन डे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसमें 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको निश्चित तौर पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने हिंदी की जो क्लासेस शुरू करी हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा वीडियोज़ का। तो मैंने उसमें हिंदी साहित्य पूरा कवर करा रखा है। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा के अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती हैं दोस्तों, वह हमने देखी वहाँ पे, वो भी इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आयोग के सिलेबस के आधार पे क्लासेस यहाँ पे दी जाएँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बुक है हिंदी वन लाइनर। ठीक है, तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण बुक है, BS नेगी जी की ये बुक है। ठीक है, तो इससे फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, ताकि यहाँ से एग्जाम में जो बनते हैं ना क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ही यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। जिसने पहले वीडियोज़ मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं, वो निश्चित तौर पे पहले उन वीडियोज़ को वॉच करें, उसके बाद ही आगे एक क्रम के आधार पे आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण है हमारे, उनके व्यवस्थित जो समूह है उनको वर्णमाला कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि वर्ण क्या होती है। ठीक है, तो ये देख लेना। आगे है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। ठीक है, सार्थक इकाई। बढ़ते से घटते क्रम में भाषा की इकाइयाँ। ठीक है, इनको देखेंगे। क्या होता है? पहले वाक्य, फिर उपवाक्य। ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में कह रहा है। ठीक है, सब उच्च से नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहले वाक्य, उपवाक्य, फिर पदबंध, फिर पद, फिर अक्षर, फिर लास्ट में क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब है कि ये वर्ण और ध्वनि क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाएगा तो वाक्य। ठीक है, आगे है, वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है। ये तो है ही। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला जो है हिंदी के अंतर्गत, उसमें स्वर और व्यंजन आते हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, आगे है, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में मूलतः 43 वर्ण, 43 वर्णों को माना है, लेकिन लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछेगा तो 43, अदरवाइज हिंदी वर्णमाला जो पूछेगा तो उसमें टोटल कितने हैं? तो 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर हैं हमारे। ठीक है, और 35 क्या है? व्यंजन है, और 4 संयुक्ति व्यंजन है होते हैं। एवं उच्चारण के आधार पर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 45 है। ठीक है, तो 3 पॉइंट बन गए यहाँ पे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछेगा तो 43, अगर टोटल पूछता है हिंदी में तो 52, और मूल वर्ण अगर पूछता है तो 45। ठीक है, आगे है, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब है कि उसमें जैसे हमारा क होता है। ठीक है, तो क में क्या होता है? आधा क आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस उसके बाद अ जुड़ेगा, तो ये संयुक्त रूप से क्या बनता है? फिर ये क बनता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गए व्यंजन। तो जो हमारे स्वर होते हैं ना, उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, उनके साथ कोई भी अन्य वर्ण मिलता नहीं है दोस्तों, संयुक्त रूप होता है। जैसे अ हम पढ़ते हैं, ठीक है, आ पढ़ते हैं, तो इनके साथ और कुछ लगता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो स्वरों की संख्या है 10। ठीक है, और परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 13 है। ठीक है, 13 होते हैं। आगे है, स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, किस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है हिंदी में। ठीक है, तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जिसमें उच्चारण के आधार हम उच्चारण करते हैं तो किस वर्ण में
कितना किस स्वर में हमारा कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो इसमें हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, कम समय लगता है। उच्चारण लघु होता है, यानी कि छोटा होता है। इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, जैसे अ है, ई है और ऊ है और री है। ठीक है, अ, ई, ऊ और री क्या है, ये मूल स्वर होते हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वरों को अगर देखें, इन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। इनका निर्माण ह्रस्व स्वर से मिलकर होता है। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें देखेंगे हम। ठीक है, जैसे अ है, उसके बाद फिर प्लस अ है, तो ये मिलकर क्या बनता है दोस्तों, आ बनता है। ठीक है, आ, ये आ बन गया। जैसे आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए और औ। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है, ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो जो हमारे मूल स्वर, इनमें से मूल स्वर कौन सा है, तो आप बताएंगे। ये चारों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अ, ई, ऊ और री क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर अगर पूछा जाएगा तो आ, ई, जो इनसे बच जाएगा। ठीक है, जो इसमें नहीं होगा, अ, ई, ऊ, री, जो इसमें नहीं होगा तो जो किस में होगा, तो दीर्घ स्वर में होगा। आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए औ। ठीक है, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। फिर तीसरा हमारा आता है कैटेगरी इसकी प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, ठीक है, प्लुप्त स्वर का शाब्दिक अर्थ है उछलता हुआ होता है। ठीक है, उछलता हुआ, आप एक माइंड पे सपोज कीजिए उछलता हुआ। ठीक है, इन स्वरों को बहुमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, बहुमात्रिक स्वर, प्लुप्त स्वर या फिर बहुमात्रिक स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, तो नाटक के संवादों में इनका अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, नाटक के संवादों में बिल्कुल होता है। जैसे एक उदाहरण दिया है इसने, ओम। ठीक है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, ओम, ऐसे। ठीक है, और राम। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे प्लुप्त स्वर होते हैं। आगे तो हमने एक वर्गीकरण तो यहाँ पे देख लिया, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारी जीभ होती है ना, जीभ होती है, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीभ के किस भाग से कौन सा स्वर निकल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अग्र स्वर, अग्र भाग होता है जीभ का, और ठीक है, मध्य भाग होता है जीभ का, और क्या होता है, पश्चिम भाग होता है। तो तीन भाग होते हैं जीभ के। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे जो अग्र भाग होता है हमारा, उसमें हमारा आता है ई, ए और ए, क्या आता है, अग्र भाग में आता है। और मध्य भाग में क्या आता है, ओनली ओ आता है। ठीक है, ओ का उच्चारण अगर आप करेंगे तो आपकी जीभ एक स्थिर मात्रा में रहेगी, ना कि आपकी अग्र भाग उठेगा ना पश्चिम भाग उठेगा। ठीक है, तो एक समानांतर रहेगी जीभ आपकी ओ बोलने में। ठीक है, ई, ए बोलने में आपका क्या होगा, अग्र भाग। ठीक है, जीभ का अग्र भाग उठेगा। तो आप अगर आप समझना चाहते हैं तो आप खुद एक बार अपने मुंह से उच्चारण कीजिए। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पश्चो स्वर क्या होते हैं, आ, ऊ, ओ, औ और औ। ठीक है, ये क्या होते हैं, पश्चो स्वर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मेरे पास खुद के नोट्स भी पड़े हैं, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, आगे है तीसरी कैटेगरी होंठों के आधार पर। ओंठों के आधार पर मतलब होंठों के जो हमारे लिप्स होते हैं उनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो उसके आधार पर कैसे किया गया है, आवर्तीमुखी, वृत्तमुखी। ठीक है, तो ये स्वर होते हैं आवर्तमुखी, वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ओंठ गोलाकार होते हैं। ठीक है, गोलाकार नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अवृत का मतलब है कि गोलाकार नहीं होंगे होंठ आपके होंठ थोड़ा मुंह ऐसे टाइप के, इस टाइप से खुलेगा। ठीक है, उनको बोलने में तो अ बोलते हैं, आ बोलेंगे, ई, ए और ए। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, ये इनमें हमारा मुंह क्या है, होंठ गोलाकार नहीं हो रहे हैं दोस्तों। वृत्तमुखी क्या होता है, वृत्त को आप पता ही होगा, वृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो वृत्त ऐसा होता है, तो वृत्तमुखी जो होंगे तो उसमें वृत्त हमारा होंठों का शेप क्या बनेगा दोस्तों, वृत्त के आकार का बनेगा। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय होंठ गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और औ। ठीक है, इसमें देखो आप खुद एक बार बोलना। ठीक है, अपने मुंह से उच्चारण करना, खुद ही आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसमें गोलाकार हो रहे हैं हमारे होंठ। ठीक है, आगे है मुंह खुलने के आधार पर। ठीक है, तो दो वर्गीकरण ऊपर देख लिए तो हमने, आगे देखेंगे
मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, ठीक है। मुंह खुलने के आधार पर, ठीक है। एक होता है विवृत, ठीक है, इसमें क्या होता है ओपन, पूरा ओपन रहेगा मुंह, ठीक है। और अर्ध विवृत हाफ ओपन, मतलब आधा खुला रहेगा। अर्ध संवृत इसमें हाफ क्लोज रहेगा, और अर्ध जो संवृत होता है उसमें क्लोज रहेगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं तो वो देखेंगे। अगर उनको अगर हम देखें दोस्तों, तो विवृत पूरा ओपन किसमें होता है आ, अगर हम आ का उच्चारण करोगे ना तो पूरा मुंह आपका क्या होगा ओपन होगा। अर्ध विवृत क्या होता है, मुख आधा खुला रहता है, जैसे अ ए औ, ठीक है। और अर्ध संवृत हाफ क्लोज रहता है, इसमें जैसे उच्चारण काल में मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, ठीक है। संवृत के अंतर्गत कौन से आएंगे, जिसमें समय मुख उच्चारण के समय मुख पूरा बंद रहता है दोस्तों, ठीक है। ई ऊ, ठीक है। इसमें आप अगर खुद आप उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे संवृत स्वर है। तब तो विवृत में हमारा आ, अर्ध संवृत में हमारा अ ए औ और अर्ध संवृत में ए और ओ, और संवृत में ई ऊ, ठीक है। इतना देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नुनासिक, ठीक है, मौखिक स्वर होते हैं, ठीक है। अब ये निम्नुनासिक क्या होता है, इन स्वरों के उच्चारण के समय वायु केवल मुंह से निकलती है, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो निम्नुनासिक स्वर, ठीक है। और अनुनासिक स्वर क्या होता है, जिसमें हवा नाक व मुंह दोनों स्थानों से निकलती है, जैसे अ आ, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जिन स्वरों में, उन स्वरों को क्या कहा जाता है, अनुनासिक स्वर। अथवा मुंह और नाक से दोनों से हवा निकलेगी, जैसे अंक अह करते हैं ना हम, चंद्र बिंदु या फिर एक बिंदी जो हमारी होती है, ठीक है। तो अगर जिन स्वरों में इनका प्रयोग होता है जिन वाक्य में, तो वो क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर होते हैं, ठीक है। जिन स्वर जैसे अंक और अह, सॉरी अह नहीं होगा इसमें, अह के में तो फिर मुँह से ही निकलती है ना, तो अंक जैसे चंद्र बिंदु होगा उसमें, ठीक है। चंद्र बिंदु वाले जितने भी स्वर हमारे होंगे वो क्या होंगे, अनुनासिक स्वर होंगे। और निम्नुनासिक आपको पता ही है वायु केवल किससे निकलती है, मुंह से निकलती है। आगत स्वर होते हैं हमारे, आगत स्वर, ठीक है, ऐसे स्वर जिन्हें किसी अन्य भाषा से हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। जैसे ओ, ठीक है, ओ, तो ओ ये भी क्या होता है, इसमें ये लगा हुआ है डेफ, ठीक है। ये प्रॉपर क्या है, ये स्वर नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, आगत है। तो उदाहरण जैसे डॉक्टर है, सॉल्व पेपर है, ठीक है। तो इसमें हमने ऐसे लगा रखा है ना दोस्तों, ये तो हमारे उसमें थोड़ी है, ये आगत स्वर है, ठीक है। तो ऐसा है, आगत स्वर लिया आपने। अयोगवाह देखते हैं, अयोगवाह में अनुस्वार होता है, जैसे ये अनुस्वार होता है हमारा, ठीक है। ये जैसे अंक के ऊपर हमने ये ऐसे चंद्र वो लगाते हैं ना, अनुस्वार, ठीक है। चंद्र बिंदु तो ये होता है, ठीक है, ये वाला चंद्र बिंदु होता है। अनुस्वार एक बिंदी होती है, ठीक है। तो अनुस्वार एवं विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, जैसे अह के ऊपर पीछे लगता है, ठीक है। विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है अयोगवाह में, ठीक है। ये दोनों स्वर क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं, अंक और अह। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि निम्नलिखित में से अयोगवाह स्वर कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए या तो अंक होगा या फिर अह होगा, ये दोनों ही हैं, इसके अलावा कोई भी स्वर अयोगवाह नहीं होता है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन और लेखन दृष्टि से स्वर होते हैं, ठीक है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं और लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया है। मुख्य बिंदु, ठीक है, मुख्य बिंदु सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, और क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं दोस्तों, ठीक है। अल्प प्राण होते हैं सभी स्वर, और क्या होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। तो ये सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये जो भी है ना, ये हम व्यंजन के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्वरों में इतना ही था। अगर आप इसको आपको निश्चित तौर पर अगर आपको याद रहता है इतना, ठीक है, जितना मैंने इस वीडियो में बताया, तो आपका स्वरों से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर और भी कुछ फैक्ट हैं तो वो मैं आपको एमसीक्यू जो इसके लेके आऊँगा ना, उसके अंतर्गत मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और जुड़ जाए चैनल के साथ ऐसे ही आगे अच्छी क्लासेस देखने के लिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में आपको इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।